पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इंश्राइंड इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, तो देखते हैं। जब मैं लेक्चर को ले रहा था, जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जस्टिस जो वर्ड है वो 3 चीज़ों के लिए यूज हुआ था। 3 टाइप की जस्टिस की डिमांड किया था हमारा प्रियम्बल, या कह सकते हैं कि हमारा प्रियम्बल 3 तरह की जस्टिस की बात करता है। पहला, सोशल जस्टिस होनी चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिकल जस्टिस भी होनी चाहिए। और तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए। आंसर हमारा हो जाएगा बी। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप पॉज करके यहाँ पे आंसर दे सकते हो। चलिए, क्वेश्चन का मतलब है कि जो सेकुलर वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। आपको मालूम होना चाहिए, जब हम लेक्चर ले रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी तक प्रियम्बल में सिर्फ एक बार ही क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, और वो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट। लेकिन हमें बाकी के अमेंडमेंट्स को भी जानना ज़रूरी होता है, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। 41, जो ये 41st अमेंडमेंट था, ये अमेंडमेंट हुआ था एज कम करने के लिए, कि एज को रिड्यूस किया जाए। तो किसके एज को रिड्यूस किया जाए? तो जो चीफ हैं, या आप कह सकते हो चेयरपर्सन प्लस मेंबर्स। किसके चेयरपर्सन और मेंबर्स की बात कर रहा है ये? तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो था, उसकी जो रिटायरमेंट की एज थी चेयरपर्सन और मेंबर्स की, वो थी 62 ईयर्स। उसको इसने रिड्यूस करके कर दिया 60 ईयर्स। हाँ, तो अब 42nd को देखेंगे। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने प्रियम्बल में ये 3 शब्द जोड़े थे। सिर्फ सेकुलर ही नहीं, और भी 2 वर्ड्स जोड़े थे। इसका ट्रिक है S²I, जिसमें पहले S का मतलब है सेकुलर, दूसरे S का मतलब सोशलिस्ट, और तीसरा जो I है वो इंटीग्रिटी के लिए है। अब देखते हैं 44th अमेंडमेंट के बारे में। तो 44th अमेंडमेंट को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप ये आर्टिकल याद कर लो, आर्टिकल 352, जो कि किसके लिए है? वो स्टैंड करता है नेशनल इमरजेंसी। हुआ क्या था कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस टाइम पे जो इमरजेंसी के पावर था वो पीएम के पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड था। वो यूनिलेटरी डिसीजन ले सकती थी। लेकिन जब उनकी सरकार गई तो देखा ये गया कि इस पावर को यूनिलेटरल की बजाय हम मल्टीलेटरल कर दें। इसका मतलब कि हम उसको कहाँ लेकर आएँ? कैबिनेट की एसेंट चाहिए होगी आपको ऐसे डिसीजंस को लेने के लिए। अब 52nd अमेंडमेंट को देखते हैं। यह 1985 में हुआ था। इसमें हमने एक नया शेड्यूल ही जोड़ दिया था, जो शेड्यूल डेडिकेटेड था एंटी डिफेक्शन लॉ पे। इसका मतलब जो MP MLAs का जो एक्सचेंज, या आप कह सकते हो एक तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग, उनकी खरीद फरोख्त होती है ना, उन चीज़ों को रोकने के लिए। तो अब इस तरीके से हमने सारे अमेंडमेंट को पढ़ लिया एक एक करके। अब आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। आप पॉज करके आंसर दे सकते हो। चलिए आंसर करते हैं। अब आप बताओ, लॉ और लिबर्टी। लॉ मतलब नियम और कानून की बात हो रही है, लिबर्टी आज़ादी की बात हो रही है। तो अगर आप लॉ को बढ़ाओगे तो क्या आज़ादी कम होगी? कुछ हद तक ये सही है, लेकिन पूरा नहीं। अगर आप सोचो कि लॉ हो ही ना, तो किस बात की लिबर्टी? सब फ्री हो जाएंगे। सब फ्री होने का मतलब ना आप उसकी फ्रीडम का इज्जत करोगे, ना वो आपकी फ्रीडम का इज्जत करेगा। ठीक है, तो ऐसे तो आपकी लिबर्टी भी छीन जानी है। इसका जो रिलेशनशिप या अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हो सकता है वो ये होगा, बी, इफ़ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। Which of the following objectives is not embodied in preamble of Constitution of India?
हमारे जो संविधान है उसके प्रियम्बल में इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ नहीं दी हुई है। हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने लिबर्टी की बात करी थी, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, हाँ था। क्या लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन था? हाँ, आप अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हो, आप अपनी मान्यताओं को मान सकते हो। सिर्फ एक चीज़ उसमें नहीं थी, इकोनॉमिकल लिबर्टी की बात वो नहीं करता है। इकोनॉमिकल किसकी बात करता है? तो इक्वालिटी की, लिबर्टी की नहीं। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि प्रियम्बल में नहीं दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ 1949 विच वर्ड या वर्ड्स वाज वर नॉट प्रेजेंटेड। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। जब प्रियम्बल को हमने अडॉप्ट किया, कब किया? तो 26 नवंबर 1949 को करा था। तो उस टाइम पे इनमें से कौन से ऐसे टर्म्स या वर्ड्स थे जो कि नहीं प्रेजेंट थे? आंसर करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। अभी मैंने बताया था S²I, मतलब सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स हमने जोड़ा था 42nd अमेंडमेंट से। जब आप अमेंडमेंट से जोड़े तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देख सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पर देखो नॉट, नहीं की बात कर रहा है, मेंशन इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सॉल्व करिए, आंसर देख लेते हैं। जब जस्टिस की बात होगी तो आपको मैंने लेक्चर में बताया था जस्टिस कितने तरीके की बात करता था। तो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिकल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, लेकिन उसमें कहीं भी रिलीजियस का नाम था, रिलीजन का नाम ही नहीं था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ द अब्सेंस ऑफ, आप आंसर कर सकते हो, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वालिटी की बात कर रहा है। अब खुद सोचो, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होंगी तो आपको इक्वालिटी नहीं मिल सकती। एक कॉमन सी बात में सोचो, आइडियोलॉजी की अंतर होगी तो क्या आपको इक्वालिटी नहीं है? कंपटीशन है तो क्या इक्वालिटी नहीं है? यहाँ पे क्या होनी चाहिए? नहीं, प्रिविलेज। प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, किसी को स्पेशल दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अंडरलाइन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड इन, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, आप पॉज करके आंसर कर सकते हो। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन हैं आपके प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या आगे जाके कहीं और भी इलेबोरेट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? तो प्रियम्बल बात करता है इक्वालिटीज़ की, फंडामेंटल राइट भी क्या बात करता है? इक्वालिटीज़ की। डीपीएसपी में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जानी है। और आप डी ऑप्शन देख रहे हो कि बाकी टेक्स्ट कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पर्टिकुलर आपको बता नहीं रहा है स्टेटमेंट में। आपको सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यहाँ पे मिलेगा सी। आपको डीपीएस में भी इसकी जिक्र मिल जाती है, फंडामेंटल राइट्स में भी मिल जाती है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, इनकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने कब इसको कहा प्रियम्बल को कि ये पार्ट है या कब कहा पार्ट नहीं है,
इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा। इसने सबसे पहली बार बैरोबरी यूनियन केस जब हुआ था तो वहाँ पे बोला था कि प्रियम्बल जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन पहली बार पूछे कि कब ये माना था कि हाँ प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है केशवानंद भारती केस। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आ गया वही बात है, यहाँ पे भी ट्रिक अप्लाई करो। सबसे पहली बार माना वो किस केस में कि ये पार्ट है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो केशवानंद भारती केस। तो किस में माना कि ये पार्ट नहीं है, तो बैरोबरी यूनियन केस। तो यहीं पे पहला पार्ट ख़त्म होता है। आई होप आपको कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।